अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीख़ी सेगमेंट में एक ऐसी जंग का तस्करा जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस जंग ने दुनिया में इंसानी तहज़ीब और सोच में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये कौन सी जंग है? ये जंग अज़ीम दोम वर्ल्ड वार 2 है, जो कि 1939 से लेकर 1945 यानी कि 1945 तक चलती रही। इस जंग के हालात काफ़ी ज़्यादा हैं और मैंने थोड़ी सी मुख्तसर तारीख़ बतानी होती है, इसलिए मैं साल के लिहाज से आपको बताऊंगा कि जैसे कि 1939 में कौन कौन से बड़े वाक़यात हुए, 1940 में क्या वाक़यात हुए, तो मैं साल आपको बताऊंगा कैसे वाक़यात हुए। और ये इसका पार्ट 1 है, हिस्सा वाला है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जंग एक बहुत लंबे अरसे तक चली, इसलिए उसको एक वीडियो में मुकम्मल करना मुश्किल था, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से में हम इंशाल्लाह 1939 और 1940 1939 और 1940 का जिक्र करेंगे। अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं जंग हुई क्यों, इसके हालात क्या थे। तो मेरी नज़र में ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस की एक जंग थी जिसने लाखों अफराद को, करोड़ों अफराद को लुक़मा अजल बना दिया। अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और इटली और दूसरे कई गैर ममालिक, उन दिनों ने दूसरे ममालिक में नौ आबादाती निज़ाम कायम कर रखा था और उनके वसाइल को खूब दोनों हाथों से लूट रहे थे। अगर इन हालात में कोई पीछे थे तो जर्मनी और जापान पीछे थे। और पहली जंग अज़ीम जो कि 1918 में लड़ी गई, 1915 में लड़ी गई, उसमें भी वहाँ पर जर्मनी को काफ़ी बड़ी शराइत के साथ उस जंग में पीछे हटना पड़ा, जिसकी वजह से जर्मनी के हालात काफ़ी ख़राब थे, जिसको जैसे कि हिटलर अपनी किताब मेरी जद्दोजहद में बयान करता है। इटली ने बाकायदा हबशा पर हमला करके वहाँ पर अपनी फ़ौजें बैठा रखी थी और आज भी याद पड़ता है लोगों को कि शाह हबशा जो साबका था उसने जनेवा में खड़े होकर तमाम अक़वाम को दहाई दी थी कि यह गलत हो रहा है, अगर ऐसे होता रहा तो फिर वो वक्त दूर नहीं, पूरी दुनिया को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम तो उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मसदाक, उस टाइम तो तमाम अक़वाम आलम बड़े जोश में थी, वसाइल को लूटे जा रही थी दुनिया की, उस टाइम उनको ख्याल नहीं आया। लेकिन चंद ही अरसे बाद जब जर्मनी ने हमला किया तो तब इनको समझ आई, करोड़ों अफराद मरवाने के बाद, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए इस जंग के बाद दुनिया के हालात तब्दील हो गए, एक इनकलाब बर्पा हो गया। इसलिए मैं इस जंग की हिस्ट्री यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। ये हिस्ट्री वैसे भी उन लोगों के लिए भी है जो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं तारीख़ में, और उनके लिए भी जिन्हें कोई एग्ज़ाम देने हो, क्योंकि मैं यहाँ पर येर वगैरह और हमले वगैरह बताऊँगा तो उनके काम आ सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं इस जंग के बारे में। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, क्योंकि ज़ाहिर बात है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में फ़र्क आ गया था, अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए इस जंग में तेज़ रफ्तारी भी थी और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। अगर हम बात करें उस टाइम दुनिया के हुक्मरानों की, तो उस वक्त इटली में नाज़ियत का जो बानी था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, वो हुक्मरान था, इटली में मुसोलिनी था। इसी तरह अगर बात करें बरतानिया में तो उस टाइम वज़ीर आज़म चैम्बरलैन था और अमेरिका में उस टाइम सदर रोज़वेल्ट था। फ्रांस में उस टाइम पॉल रेनॉल्ड हुकूमत कर रहे थे। ये उस टाइम बड़े बड़े हुकूमत कर रहे थे जब हालात तो दिखा रहे थे कि ये जंग शुरू होने वाली है, और ऐसा ही हुआ। 1 सितंबर 1939 को पहला हमला किया, यानी कि जंग का आगाज़ हुआ। कहाँ भला? जर्मनी ने पोलैंड जो अपने साथ एक मुल्क था उस पर हमला कर दिया 1 सितंबर को। यह हमला इतना शदीद था कि चार अतराफ से हमला किया गया, जिसमें लाखों जर्मन के फौज शामिल थी और तकरीबन बताए जाते हैं कि 1400 जहाज़ जर्मनी के शामिल थे। जबकि पोलैंड के पास फ़ौज तो काफ़ी तादाद में थी, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, नकलो हमल के ज़राए इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा फ़ौजियों को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सके, और जहाज़ भी उनके पास सिर्फ 450 थे। बाकायदा इन पर हवाई हमले भी होते रहे। स्टोका हमले भी, मतलब स्टोका क्या, वो जो बम्बार थे जहाज़, वो नीचे आकर धमाके करते थे, तो वो भी होते रहे पोलैंड पर। और इसी दौरान स्टालिन कौन था? रूस का जो सरबराह था, हुकूमत कर रहा था,
उसकी और हिटलर की मुलाकात हुई और वो भी इस जंग में शामिल हो गया और उसने अपनी तरफ से, रशिया की तरफ से भी क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया। अब पोलैंड दो तरफ से हमले बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन कब तक बर्दाश्त करता, इसलिए 28 सितंबर मतलब 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 1939 को पोलैंड मुकम्मल तौर पर सरनगी हो गया और इस तरह रूस और जर्मनी ने वो पोलैंड का इलाका आधा आधा तकसीम कर लिया, उसके वसाइल पर कब्जा कर लिया। ये ऑस्ट्रिया जो पहले ही, क्योंकि वो जाए पैदाइश भी थी हिटलर की, तो वो पहले ही जम हो चुका था जर्मनी के साथ, इसलिए अब उन्होंने क्या किया, अब जो दूसरी जो रियासतें थी छोटी छोटी, ये जो बहरे बाल्टिक में रियासतें हैं, जैसे में लिथुआनिया हमारे पास है, एस्टोनिया शामिल है, लिटोरिया शामिल है और फिनलैंड शामिल है, इनको डराना धमकाना शुरू किया। ये फिनलैंड डराना धमकाना शुरू किया। बाकी सब ने तो हार मानी, लेकिन फिनलैंड ने क्या किया, उसने हार नहीं मानी, उसने कहा कि मैं आपका मुकाबला करूंगा। तो रशिया ने फिनलैंड पे हमला कर दिया। कब हमला किया, रशिया ने हमला कर दिया नवंबर 1939 में। हाँ जी, हमला तो कर दिया रशिया ने, लेकिन उसको उस हमले का नुकसान भी बहुत हुआ। फिनलैंड के वहाँ बड़ा बेजिगरी से लड़ी और उसने एक लम्हे के लिए तो रूस को नाको चवने चुबवा दिए। और इसी तरह अब मतलब रूस और जनाब जर्मनी इस टाइम क्या है, महवरी ताकत हैं, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता है, वो थी। 3 सितंबर को ही बरतानिया ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया, उसने ऐलान कर दिया और कुछ दिनों बाद फ्रांस ने भी शामिल कर दिया। मतलब उस टाइम बरतानिया और फ्रांस क्या बन गए, इत्तेहादी ताकतें बन गई। हाँ जी, अमेरिका भी तक खैर जानबदार था, अमेरिका को देख रहा था कि यूरोप में क्या होता है, उसने भी तक उसने कहा, रोजवेलट ने कहा कि हम बिल्कुल इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो घर जानबदार रहे। ये थे 1939 के 2-3 वाक़यात, क्योंकि सितंबर में शुरू हुई थी। अब चलते हैं 1940, जिसके बहुत वाक़यात हैं, और इसी तक हमारी ये वीडियो आज की मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो बहरहाल 1940 जो बिल्कुल महवरियों के हाथ में रहा, मतलब जर्मनी और रूस मिलकर पूरे यूरोप को तहस नहस करते रहे। हाँ जी, सबसे पहला जो 1939 नवंबर में फिनलैंड पर हमला शुरू किया था रशिया ने, जो उसने हारते हारते आखिरकार वहाँ उसका हमला कामयाब हो गया, कई फौजें भेजी और उसका वो हमला कामयाब हो गया और उनका मुआहिदा हो गया 1940 में। अच्छा, अगर बात करें फिनलैंड की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बरतानिया ने वहाँ से फौज भेजी थी, लेकिन नॉर्वे और स्वीडन ने रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से, क्योंकि वो दोनों मुल्क ममालिक गैर जानबदार रहना चाहते थे, तो उस वजह से फिनलैंड को प्रॉपर इमदाद नहीं पहुँच सकी। आखिरकार मार्च 1940 में फिनलैंड क्या हो गया, बिल्कुल सरनगी हो गया और मुआहिदा हो गया रशिया के साथ उसका। अब जर्मनी को अपने ये एक स्वीडन क्या था, लोहा निकलता था, जर्मनी का सारा लोहा वहाँ से आता था, और जर्मनी चाहता था कि मैं अपने इस वसाइल को काबू में रखूँ, इसलिए ये एक गैर जानबदार मुल्क था, उसको कोई इल्म नहीं था। रात को ही हमला किया गया और रात को ही स्वीडन पूरा क्या हो गया, फतह हो गया। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर स्वीडन पर भी जर्मनी का कब्जा हो गया। और इसी के बाद फौरन, मतलब कि अप्रैल 1940 में एक ही रात के अंदर स्वीडन फतह हो गया। अब उसके बाद फौरन जर्मनी ने हमला कर दिया नॉर्वे पर, और नॉर्वे में उसको थोड़ी रेजिस्टेंस, मज़ामत बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अप्रैल 1940 में ही नॉर्वे भी क्या हो गया, फतह हो गया, और जो उसका बादशाह था वो खुद वहाँ से नॉर्वे से निकलकर इंग्लैंड पहुँच गया और वहाँ से अपनी हुकूमत करने लगा। लेकिन नॉर्वे पर बाकायदा कब्जा हो चुका था जर्मनी का। अब ये देखकर कि जो जर्मनी यहाँ तक, स्वीडन नॉर्वे तक पहुँच गया, बजाय को आगे बढ़े, तो क्या हुआ, कनाडा और बरतानिया ने फ़ौरन जो 2-3 जज़ायर थे, जिसमें फेरो, ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह शामिल थे, वहाँ पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। हाँ जी, अब अगला जर्मनी ने क्या किया, अब आगे जर्मनी ने हॉलैंड पे हमला कर दिया 1940 में। मई 1940 में जर्मनी ने हॉलैंड पे हमला किया। अब हॉलैंड वाले ऐसे लोग थे जो पिछली वर्ल्ड वार 1 में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था, बिल्कुल गैर जानबदार रहे थे, बल्कि उससे पहले तकरीबन 100 साल तक उन्होंने कोई जंग की शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन उन पर जब जंग मुसल्लत की गई तो वो ऐसे बेजिगरी से लड़े कि कहा जाता है उनकी औरतें, बच्चे और बूढ़े छुरिया कांटा के साथ क्या करते रहे, जर्मन फौज पे हमला करते रहे। लेकिन इतनी ज़ाहिर बात है, जर्मन एक बहुत बड़ी पावर थी, बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में वो हॉलैंड भी क्या हो गया, फतह हो गया, और वहाँ की जो मलका थी वो भी भाग कर इंग्लैंड पहुँच गई और वहाँ से अपनी हुकूमतें संभालने लगी। कौन सी हुकूमतें, वो जो 9 आबादती हुकूमतें जिनकी वजह से ये सारी मुसीबतें आई थी, जहाँ से पहले वसाइल लूट रहे थे, वही हुकूमतें वो संभालने लग गई और अपना हॉलैंड उसका इस टाइम
जर्मनी के कब्जे में था। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। तो जर्मनी को अपना ये रास्ता, जर्मनी का अगला जो हमला था वो फ्रांस पर था। तो फ्रांस से पहले उसने 2 मुल्क को फतह करना लाजमी समझा। एक जो छोटा सा मुल्क था बेल्जियम, और इसी तरह एक मुल्क था लक्समबर्ग को। उसने क्या किया, जर्मनी ने मई 1940 में बेल्जियम पे हमला कर दिया। बेल्जियम का एक मजबूत तरीन किला पूरी दुनिया माना जाता है एबेन अमाइल, जिस पर भी बाकायदा उन्होंने फतह कर ली। बेल्जियम का जो वहाँ का बादशाह था उसको कहा गया कि आप भी इंग्लैंड चले जाएं। उसने कहा नहीं, मैं अपनी आवाम के साथ ही रहूँगा। और जब पूरा बेल्जियम कब्जे में आ गया तो उसने उसको भी फिर जर्मनी वालों ने अपने पास कैद कर लिया। इसी तरह उसी मई 1940 में ही जर्मनी ने जो छोटा सा मुल्क था जिसका नाम था लक्समबर्ग, उस पर भी हमला कर दिया और उस पर भी कब्जा कर लिया। और उसके जो वहाँ की आबादी थी उसको जबरी मजदूरी के लिए जर्मनी ले जाया गया और उसका बादशाह भी अमेरिका भाग गया। हाँ जी, ऐसे शदीद हालात में कि जब आपको नज़र आ रहा हो कि आपने मई 1940 तक आधे यूरोप को तबाह करके उस पर हमला करके कब्जे में कर चुके हैं, बरतानिया बहुत स्ट्रेस में था। इसलिए उस टाइम का जो वज़ीर-ए-आज़म था चैम्बरलैन, उसको रिज़ाइन करना पड़ा और चर्चिल नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुआ उस टाइम इंग्लैंड का। कब भला? 1940 में। हाँ जी, अब जब जर्मनी को ये बेल्जियम वगैरह पे कब्जा कर चुका था, अब उसको रास्ता मिल चुका था फ्रांस का। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट अगले महीने जून में पेरिस पर पहले हवाई हमले शुरू किए और फिर कुछ ही दिनों में जर्मनी की लाखों की तादाद में फ़ौज फ्रांस में क्या हो गई, दाखिल हो गई। इधर से जो इटली, जो बेसिकली इटली मुसोलिनी और हिटलर आपस में दोस्त ही थे, डिसाइड पहले हुआ था। उसने क्या किया, जब फ्रांस पर हमला किया जर्मनी ने, तो इटली ने भी क्या किया, अपनी तरफ से फ्रांस पर हमला कर दिया। अब फ्रांस पर 2 तरफा हमला हो रहा है, जर्मन फौज का भी और इटालियन फौज का भी। हाँ जी, इधर से जून से हमला कर दिया और फिर इटली बाकायदा महवरियों मतलब के जर्मन के साथ शामिल हो गया। अब वो साथी बन चुका था, तो मजबूरी 2 तरफ से हमला था जो कि फ्रांस बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले वो बहुत जंगों से तंग आए हुए थे, उनमें कोई जोश नहीं था। और क्या हुआ, आखिरकार जर्मनी और इटली के हमला कामयाब हुआ और फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। अब फ्रांस के साथ जो मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ शेयर करता जाऊँ कि फ्रांस जब पहली वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई ना, तो जर्मनी और फ्रांस का मुआहदा एक ट्रेन के डब्बे में लिखा गया और जिसमें काफ़ी मतलब तज़हीक हुई जर्मनी वालों की। अब वो फ्रांस वालों ने वो डब्बा अपने पास संभाल के रखा हुआ था, बिल्डिंग बना के रखी थी कि हमारी ये याद है। अब जब फ्रांस फतह हो गया जर्मनी के हाथों, तो हिटलर खुद मुआहदा करने आया और मुआहदा कहाँ हुआ, उसी डब्बे के अंदर किया गया कि ताकि बताया जाए कि जहाँ पर आपने हमारी तज़हीक की थी, आज वहीं पर हम क्या करने जा रहे हैं, आपके साथ हुकूमत करने जा रहे हैं। अब फ्रांस टोटली जर्मनी का हो चुका था, इसके वसाइल भी जर्मनी के हो चुके थे। फ्रांस शुमाली अफ्रीका में उसके काफ़ी नौ आबादियाती निज़ाम थे, तो वहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा बहरी कुव्वत मौजूद थी, जैसे कि अलजायर में। तो उसमें क्या किया, इंग्लैंड ने खुद भी वहाँ पर नौबाती निज़ाम था, उसने फ़ौरन हमला करके जो तमाम बहरी वसाइल थे वो अपने पास रख लिए ताकि उसको जर्मन इस्तेमाल ना कर सके। हाँ जी, अब यहाँ तक जो हमारे पास जंग हुई जून तक। अब जब फ्रांस तक पहुँच चुके हैं तो आगे अब इंग्लैंड दूर नहीं था। तो क्या हुआ, अगस्त 1940 में गोइज़िंग, जो कि नाज़ियत का वो भी बानियों में शुमार होता है, उसने इंग्लैंड पर फ़ज़ाई हमलों का ऐलान कर दिया। तो जनाब अब जर्मनी ने इंग्लैंड पर फ़ज़ाई हमले कर दिए। फ़ज़ाई हमलों के लिए पहले लंदन पर और फिर उसके बाद बर्मिंघम और मैनचेस्टर पर भी हमले किए गए, लेकिन उसमें नुकसान हुआ जर्मनी को, काफ़ी ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए, क्योंकि इंग्लैंड वालों के पास रेडार टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिसकी वजह से उनके पायलट ज़्यादा कामयाब रहे बानिस्बत जर्मन के, जो अगले मतलब अगस्त तक चलते रहे, लेकिन उसमें फ़ायदा जो कि जून 1941 तक चलते रहे हवाई हमले, लेकिन जर्मनी उससे फ़ायदा वगैरह नहीं उठा सका। कहते हैं इस दौरान तकरीबन 12,222 टन बम गिराए गए लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम पर। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो अगस्त 1940 में बहरा रूम की जंग शुरू होगी। हाँ जी, बहरा रूम की जंग शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ, सोमालिया पे कब्ज़ा कर लिया गया, इटली ने सोमालिया पे कब्ज़ा कर लिया अगस्त 1940 में। और सितंबर में 1940 में ही जनाब इटली ने क्या किया जी, इटली ने मिस्र पर भी हमला कर दिया। सोमालिया को पहले अपने कब्जे में ले चुका था, अब ने क्या किया, मिस्र पर भी हमला कर दिया। वो हमला इतना उसका कामयाब तो नहीं हुआ, क्योंकि
इंग्लैंड की वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर शुमाली अफ्रीका जो सारा था इंग्लैंड की काफ़ी वहाँ स्ट्रॉन्ग नो आबादती निज़ाम कायम था, इसलिए उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बहर ये भी एक जंग हुई। उसके बाद अब जनाब क्या हुआ, अब जर्मनी ने अपना अगला कदम बढ़ाया अक्टूबर 1940 में रोमानिया के। हाँ जी, अब रोमानिया के साथ साथ ये रोमानिया जनाब आप ये देखें, आपको ये ग्रीस, ये जहाँ पर रोमानिया, हमारे पास रोमानिया भी होगा, यूगोस्लाविया भी होगा, इसी तरह हमारे पास बल्गारिया भी होगा। ये तमाम छोटी छोटी रियासतें थी, मुल्क थे, और यूनान भी, ग्रीस भी यहीं पर मौजूद है। अब इन तमाम पर जब प्रेशर पड़ा तो यूगोस्लाविया और जो बल्गारिया था उन्होंने तो क्या कर दिया, अपने घुटने टेक दिए जर्मनी के आगे। लेकिन यूनान ने कहा नहीं, मैं जंग करूँगा। तो यूनान को दो फौजों का मुकाबला करना पड़ा, जर्मनी और इटली का। बाकायदा इमदाद करते रहे बरतानिया उसकी, लेकिन उसको इस इमदाद का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और इस तरह ये जंग अगले साल तक चलती रही। अब अमेरिका का किरदार ये था कि नवंबर 1940 में जब अमेरिका के इलेक्शन हुए तो रूज़वेल्ट फिर दोबारा से तीसरी बार मुल्क का सदर मुंतखब हो गया। लेकिन अभी तक वो गैर जानबदार था, उसका एक ही तरीका था, असला बनाओ, बेचो, पैसे कमाओ, और उन पैसों से अपना दिफा मजबूत करते जाओ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये यूरोप पूरा फतह होता है तो कल इन जर्मनों ने हमारे पास ही आना है, हम पर ही हमले करने हैं। इसलिए वो अपना दिफा मजबूत किए जा रहे थे। यानी कि एक साल के अंदर महवरियों ने, जर्मन, रशिया और इटली ने इतनी एक यूरोप में तबाही मचाई तेज रफ्तारी से कि आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, पोलैंड 26 दिनों में, नॉर्वे 28 दिनों में, डेनमार्क 24 घंटे में, हॉलैंड 5 दिनों में, बेल्जियम 18 दिनों में, और फ्रांस 35 दिनों में फतह कर लिए गए। मतलब 1940 के एंड तक हालात बिल्कुल महवरियों के साथ थे। इंग्लैंड अकेला जंग लड़ रहा था, फ्रांस ज़ेरनगी हो चुका था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हालात बताऊंगा आगे वाले सालों के, वो क्योंकि वो आगे साल इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, क्योंकि तब थोड़ी सी जंग की रफ्तार सुस्त हो गई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।